नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। जिधर देखो उधर मी टू। पिछले कुछ दिनों में मी टू का बुखार भारत में भी काफी तेजी से वायरल हो चुका है। सिनेमा, मीडिया, एडवर्टाइजिंग और स्पोर्ट्स की दुनिया से ऐसी लड़कियां निकल कर आईं जो हिम्मत के साथ मुंह खोल रही हैं और अपने साथ हुए यौन शोषण या सेक्सुअल हैरेसमेंट की दास्तान सुना रही हैं। पहले बात इशारों में हुई और फिर उन लोगों के नाम भी सामने आने लगे जिन पर यह दुर्व्यवहार करने के आरोप हैं। अनेक मामलों में कई संगठनों या संस्थानों ने एक्शन भी ले लिया। जांच होने तक और फैसला सामने आने तक ऐसे लोगों को उनकी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया जिन पर आरोप लगे हैं। मगर अब इस किस्से में एक ट्विस्ट आ गया है। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने खुद पर आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। इससे पहले उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया और यह भी कहा कि आखिर यह बवाल देश में आम चुनाव होने के कुछ महीने पहले ही क्यों खड़ा हुआ। इसके साथ ही अब इस डिबेट में यह सवाल बड़ा हो गया है कि जो आरोप अदालत में साबित नहीं हो सकते, उन्हें सोशल मीडिया या मीडिया पर उछालने का अभियान कहां तक चलेगा। सोशल मीडिया पर यौन शोषण के आरोप से शुरू हुई मीटू की लड़ाई अब अदालत पहुंच गई है। पूर्व संपादक और विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने महिला पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का केस दायर कर दिया है। अकबर के खिलाफ रमानी समेत कई महिला पत्रकारों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। इससे पहले अकबर ने विदेश दौरे से वापस लौटने के बाद अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप झूठे हैं। इन बेबुनियाद आरोपों से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि कुछ हिस्सों को सबूत के बिना आरोप लगाने का संक्रामक बुखार हो गया है। उन्होंने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि चुनाव से कुछ महीने पहले इतना बवाल क्यों हो रहा है। अकबर के वापस लौटने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया। मीटू में अकबर का नाम आने के बाद से ही कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां उनके इस्तीफे की मांग कर रही हैं। देश इनसे, प्रधानमंत्री जी से कुछ सुनना चाहता है। इस देश की जनता, इस देश की महिलाएं सुनना चाहती हैं कि माननीय प्रधानमंत्री आप अपना मौन तोड़ें और अपने विचारों से अवगत कराएं कि आपकी सोच क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। हमें लगता है इस्तीफा देना उनकी जिम्मेदारी थी। कानूनी लड़ाई उन्हें जो लड़ना है वो लड़ सकते हैं, लेकिन मंत्री बने रहना उनका नैतिक अधिकार नहीं रह गया। वहीं यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे अभिनेता आलोक नाथ ने भी विंता नंदा के खिलाफ मानहानि का केस दायर कर दिया है। कंप्लेंट में है उतना ही बोला है, किस तरह से मीटू का कैंपेन चला है, किस तरह से उनका सोसाइटी में आज उनको झेलना पड़ रहा है। उनके मतलब जो विनीता नंदा ने एलिगेशन उनके हस्बैंड पे लगाई है, फॉल्स एलिगेशन, उसके बेसिस से उनको क्या सोसाइटी में उनका डिफेम हो रहा है रेपुटेशन, और क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है। मीटू मूवमेंट में कई महिलाओं ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों पर भी यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। इनमें से उनकी बिरादरी के कुछ लोगों ने ही उनका बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। मीडिया में जिन पत्रकारों पर अपनी महिला सहयोगियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगे हैं, उनमें से कुछ ने इस्तीफा दे दिया है और कुछ को कंपनियों ने छुट्टी पर भेज दिया है। लेकिन अकबर अपने को कानूनी लड़ाई के जरिए बेदाग साबित करेंगे और तब तक शायद अपने पद पर बने रहेंगे। क्या मीटू मुहिम की हद यही तक है कि वो आरोपी के खिलाफ माहौल तो बनाती है, लेकिन इसे किसी अंजाम तक पहुंचाने की ताकत नहीं रखती है। इसका रास्ता फिर कानून से होकर ही जाता है। एमजे अकबर तो इसे राजनीति से प्रेरित कैंपेन भी बता रहे हैं। क्या ऐसा है या ये अकबर की बचाव की रणनीति है? क्या जवाब में मानहानि के मुकदमे दायर होने के बाद मीटू कैंपेन बैकफुट पर चला जाएगा? ये चर्चा अब गंभीर हो रही है और इस चर्चा में रोज की तरह हम आपको भी शामिल कर रहे हैं। आपसे हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मी टू मुहिम के नाम पर अब राजनीति हो रही है? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। आज की इस बड़ी चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं पत्रकार संध्या मेनन, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की डायरेक्टर रंजना कुमारी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता संजू वर्मा, अभिनेत्री एंजल गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी, मशहूर वकील सैयद रिजवान अहमद और सुजॉय कांतावाला।
आप सबको याद दिला दूं कि शुरुआती टिप्पणी के लिए हमने 1.5 मिनट का एक समय तय किया हुआ है। अपनी पहली टिप्पणी, अपने ओपनिंग कमेंट्स इसी 90 सेकंड की सीमा के भीतर खत्म करेंगे तो बात तरीके से आगे बढ़ेगी। और ये 90 सेकंड खत्म होने की खबर आपको आपके कान में कुछ बीप्स और एक बजर के साथ मिल जाते हैं। यहां मैं ये बता दूं कि एमजे अकबर ने जो मुकदमा दायर किया है, एमजे अकबर के खिलाफ अब तक 14 महिलाओं के बयान सामने आ चुके हैं। उन 14 में से एक पर, प्रिया रमानी पर, उन्होंने मुकदमा दायर करने का फैसला किया। बाकी के बारे में करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं है, लेकिन एक पर वो कर चुके हैं। ये क्रिमिनल डिफेमेशन का, आपराधिक मानहानि का मुकदमा है। और उसके जवाब में प्रिया रमनी ने भी एक बयान जारी किया है और उनका कहना है कि ये, इससे पता चलता है कि एमजे अकबर ने अपना रुख साफ कर दिया है और वो जिन लोगों ने एमजे अकबर के खिलाफ अपना मुंह खोला, उन्होंने कितना बड़ा खतरा उठाकर, कितना जोखिम उठाकर ये किया, ये लोगों को समझना चाहिए। और ऐसे में ये सवाल पूछना ठीक नहीं है उनके हिसाब से कि जब ये हुआ था तब आप कहां थे और अब आपने क्यों मुंह खोला। उन्होंने ये भी कहा है कि इस कदम के साथ, इस मुकदमे के साथ ये साफ हो गया है कि अकबर के खिलाफ जिन लोगों ने मुंह खोला है वो उनको डरा धमका कर उनका मुंह बंद करना चाहते हैं। ये क्योंकि हमारे पैकेज में नहीं था, इसलिए ये जानकारी मैं साथ में जोड़ रहा हूं। और अब हम चर्चा शुरू करते हैं। नीरजा चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वर्षों से इस समाज में हैं। सिविल लिबर्टीज मूवमेंट में भी आपने नीरजा जी काम किया है और आप एमजे अकबर को भी जानती हैं। एमजे अकबर एक बहुत सुपरस्टार पत्रकार हैं। बहुत से हमारे जैसे पत्रकारों की एक पूरी पीढ़ी उनको देखकर बड़ी हुई है। बहुत से लोग उन्हें देखकर पत्रकार बने हैं। जब अकबर के बारे में इस तरह का एक किस्सा सामने आता है, और एक नहीं 14 किस्से सामने आ चुके हैं, उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव तरीका क्या होता था? एक तरीका है, हो सकता है, मतलब मैं भी, संभव है कि मेरे खिलाफ ऐसा आरोप लगे, मैं गुस्से में हूं और मैं मुकदमा दायर कर दूं। दूसरा तरीका है कि हम किनारे हटें और कहें कि ठीक है, आप हमारी जांच कीजिए। आपके हिसाब से ये जिस तरह से हैंडल हो रहा है, ये पॉलिटिक्स के लिहाज से जो कहा उन्होंने, साथ में बयान में जो एक एंगल जोड़ा है कि चुनाव के कुछ महीनों पहले इस तरह के आरोप सामने आने का क्या अर्थ है, इसको साथ में जोड़िए और तब इस घटना को आप कैसे पढ़ती हैं? देखिए, ये आपने सही कहा, एमजे अकबर एक आइकॉनिक एडिटर माने जाते थे, लेकिन जो अब आए हैं एलिगेशंस उनके खिलाफ, और एक नहीं, जैसा आपने कहा 14 पत्रकार और नॉन पत्रकार हैं, वो नॉन बायलाइंस हैं। उन्होंने बहुत सीरियस, हमको तो मतलब जिस तरह से डिटेलिंग की गई है, एकदम आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये पढ़ पढ़ के कि क्या हुआ है। एमजे अकबर वो कर सकते थे, रिजाइन करके कहते मेरे खिलाफ इंक्वायरी हो, जब तक इंक्वायरी चलेगी मैं अपनी पोजीशन में नहीं रहूंगा। मान लीजिए रिजाइन नहीं भी करते तो भी कहते मैं इंक्वायरी का सामना करूंगा, जो भी सरकार इंक्वायरी खड़ी करे। लेकिन उन्होंने ये दोनों चीजें नहीं की हैं। उसके इंस्टेड क्या किया है उन्होंने मानहानि का मुकदमा, मतलब उल्टा करके कि मैं आपको दिखा दूंगा, और 97 एडवोकेट्स को वहां खड़ा कर दिया। एक संदेशा है कि कोई भी मेरे बारे में जो बोलेगा आपके साथ इसी तरह की चीज होने वाली है। तो ये बहुत ही निराशाजनक, मेरे लिए तो बहुत ही निराशाजनक ये है। जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है, आपने कहा है अगर पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी होती तो फिर एमजे अकबर के खिलाफ क्यों? प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, जो मैटर करते हैं पार्टी में, जिनकी और रेपुटेशन को डैमेज करके आपको कुछ मिलता, एमजे अकबर के क्यों? तो ये तो बिल्कुल पॉलिटिक्स से प्रेरित है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानती हूँ। जी, मैं संजू वर्मा यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से और कोई प्रवक्ता इस विषय पे बोलने को तैयार नहीं हुआ। संजू वर्मा यहाँ आई हैं, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। मैं उनके पास कुछ देर में चलूंगा, उससे पहले मैं रंजना जी आपके पास आना चाहता हूँ। ये जो बयान, जो अभी प्रिया रमनी ने जो बयान दिया है, और ये बात सच है, ये बहुत आसान नहीं है कि कोई महिला इस देश में, आप इस समाज को देखती हैं, कोई महिला अपने खिलाफ हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप पर ब्यौरा लेकर सामने आए। ये कितना आसान है। ये कहना तो बहुत आसान है कि जब हुआ था तब आप कहाँ थी, आज 10 साल बाद आपको क्यों याद आ रही है।
क्या ये मी टू मूवमेंट दुनिया में जो चला घूमकर भारत तक पहुंचा, वो क्या लोगों को ये हिम्मत दे रहा है कि वो अपना मुंह खोलें? उन्हें लगता है शायद कहीं सुनवाई हो, शायद कुछ एक्शन हो, या ये जिसको कहते हैं 2 मिनट फेम, बहुत से लोग कह रहे हैं कि कुछ महिलाएं सिर्फ प्रचार के लिए इस तरह के आरोप लगा रही हैं। देखिए, बड़ा शर्मनाक है जो कुछ लोग कह रहे हैं कि महिलाएं अपने प्रचार के लिए करें। ये प्रचार नहीं होता, और खास तौर से भारतीय समाज के संदर्भ में। दूसरी बात यह है कि जो परसेप्शन है, जो कानून कहता है कि जो महिला ने महसूस किया वही उसका अनुभव है, और उसी के आधार पर कानून इसकी जांच करेगा। और जहां तक पावर प्ले का सवाल है, देखिए एमजे अकबर अगर बने रहे तो वो पूरी प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करेंगे। कोई इंक्वायरी हो ही नहीं सकती है। एक मंत्री बैठा है जिसके साथ आपने किसी मुकदमे में सुना है कि 97 मतलब 3 कम 100 लॉयर खड़े हो उनके साथ, और वो एक महिला जो अकेली, और उसको अलग से छांट लिया इन्होंने प्रिया को। बाकी 13 महिलाओं पर वो भी तो यही कह रही हैं, और सिर्फ कह नहीं रही हैं, एक एक घटना का उन्होंने अपने उसमें विवरण दिया है। और वो उन पर क्यों नहीं मुकदमा किया, सिर्फ प्रिया को क्यों अलग छांटा? ताकि एक को आप इसी 100 लॉयर खड़े होंगे, इतने बड़े बड़े मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं। क्या आपने सुना है कि इतने सारे लॉयर मिलकर डिफेंड करें? एक एमजे अकबर के लिए इतने लॉयर तैयार हो गए। प्रिया के साथ कितने लॉयर होंगे? उनके पास क्या साधन है, क्या धन है, क्या उनके पास कोई बैकिंग है जिसकी कर पाएंगे? यहाँ तो पूरी की पूरी कैबिनेट बैठी हुई है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, सब लोग मौन धारण करके बैठे हुए हैं। कोई बोल ही नहीं रहा है कि इस समय एमजे अकबर को छोड़ना चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि एमजे अकबर को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा मैं आपको बता रही हूँ। अगर ये सरकार मौन रही तो जनता तो मौन नहीं रहेगी ना। अगर जनता मौन नहीं रहेगी तो इसकी चिंता इस सरकार को होगी। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता जरूर होगी कि जनता मौन नहीं रहेगी। जनता इस बात को देख रही है कि बेचारी महिला वही पत्रकार लिखनी है तो आप खुशी से प्रचार करते हैं कि हमारी सरकार ये कर रही है, वो कर रही है। वही 14 महिला पत्रकारों को झूठा बनाने पर आप बने हुए। एमजे अकबर को इस्तीफा देकर के हट जाना चाहिए, और नहीं देते तो प्रधानमंत्री को उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए। जी, संजू वर्मा जी, अब मैं आपकी तरफ आता हूं कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपको आवाज नहीं आ रही है। क्या ये सही नहीं होता प्रधानमंत्री के लिए कि वो ऐसी परिस्थिति में एमजे अकबर से कहें कि वो कुछ समय के लिए इस्तीफा दें या अपने काम से अलग रहें, और एक ऐसी जांच बैठे जिसमें उन पर ये आरोप न लग सके कि वो उस जांच को प्रभावित कर सकते हैं, बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ पावर? आलोक जी, जिस तरह बाकी 2 सदस्यों को 90 मिनट तक बिना इंटरप्ट किए आपने बोलने का मौका दिया, मैं कुछ तथ्यों को 90 मिनट के अंदर 90 सेकंड के अंदर 90 सेकंड के अंदर आपके दर्शकों के सामने रखना चाहूंगी। पहली बात तो ये, जो नीरजा चौधरी जी ने कहा कि एमजे अकबर एक आइकॉनिक जर्नलिस्ट रह चुके हैं, इस बात से मैं भी सहमत हूं। जहां बात आती है ये बात जो एमजे अकबर को इस्तीफा देना चाहिए या ना देना चाहिए, मैं पिछले 72 घंटों में इस मुद्दे पर कई टीवी चैनल्स पर बहस पर जा चुकी हूं, और मैं आपके दर्शकों के लिए कुछ बातें दोहराना चाहूंगी। पहली बात आती है नैतिकता की, क्योंकि हर कोई कहता है कि न्यायपालिका जो करेगी वो तो बाद में करेगी, नैतिकता के तौर पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। मेरा यह मानना है कि प्रोप्राइटी को आप 2 तरफ से देख सकते हैं। वन वे ऑफ लुकिंग एट प्रोप्राइटी इज कि भाई आप मॉरल हाई ग्राउंड लीजिए और आप कहिए कि मैं एक पावरफुल पोजीशन ऑफ पावर में नेता हूं, मैं इस्तीफा दूंगा, जांच पड़ताल हो जाए, जांच के बाद जो फैसला होगा उसके तहत यदि मुझे दोषी करार माना जाता है तो ऑफ कोर्स द लीगल रिकॉर्स इज देयर। यदि दोषी करार नहीं माना जाता है तो मैं वापस अपने पद पर आ जाऊंगा। मुझे लगता है एमजे अकबर ने जो रास्ता चुना है वो ये कहते हैं कि भाई नैतिकता तो सही है, पर जब तक न्यायपालिका मुझे दोषी करार नहीं देती है, आर्मचेयर एक्टिविस्ट को ये कहने का बिल्कुल हक नहीं बनता कि भाई एमजे अकबर को दोषी करार दो। ये जो आर्मचेयर एक्टिविस्ट हैं, लॉयर्स हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, मैंने आज तक आलोक जी इनको सुकन्या सिंह गैंगरेप के बारे में बोलते हुए नहीं सुना। आज तक इनको राहुल गांधी के अगेंस्ट कोई भी आरोप लगाते नहीं सुना। इनको कभी मैंने शशि थरूर के बारे में कुछ भी कहते नहीं सुना, जबकि शशि थरूर के खिलाफ तो गंभीर आरोप लगे हैं, सेक्शन 306 विच इज अबेटमेंट टू सुइसाइड।
तो मैं ये देखना पसंद करूंगी कि ये जो दोगलापन है, ये जो एक्टिविस्ट आकर यहां पर भाषण देते हैं बीजेपी को, पहले तो आप अपनी ढकोसलेबाजी बंद कीजिए, अपने दोगलेपन को बंद कीजिए, बाद में आकर बीजेपी के प्रवक्ताओं को और बीजेपी के नेताओं को आप भाषण दीजिए। पहले आप राहुल गांधी के बारे में बात कीजिए। सुकन्या सिंह 2007 से गायब हैं। सुकन्या सिंह के पिताजी बलराम सिंह 2007 से गायब हैं। उनके बारे में आपको पिछले 11 सालों में एक बार भी याद नहीं आया? एमजे अकबर के पीछे आप हाथ धोकर पड़ गए हैं। भाई न्याय प्रणाली है, हम बनाना रिपब्लिक तो नहीं है। यहाँ खप पंचायत की तो संजू जी, मैंने आपको 2.5 मिनट, पूरा 2.5 मिनट अनइंटरप्टेड दिया। आपने 90 सेकंड मांगे थे, मैंने आपको उससे 60 सेकंड ऊपर दिए, पूरे 150 सेकंड। जी बिल्कुल, आपकी बात आ गई, मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूँ। इस बात पे चर्चा करते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ न किसी का इस्तीफा ले पाएंगे, न किसी को सजा दे पाएंगे। जो बात आपने उठाई है इस पे भी बात करेंगे। सुजय कांतावाला, वॉट अबाउटरी एक चीज होती है। अभी संजू वर्मा जो कह रही हैं उनमें बिल्कुल मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जो मुद्दे वो उठा रही हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए, उनमें कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी सरकार है पिछले 4.5 साल से केंद्र में और लगभग 1 साल से ऊपर से उत्तर प्रदेश में। वहां की घटनाओं पर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी, मैं मानता हूं। लेकिन एमजे अकबर के सवाल पर, और एक चीज सफाई कर दूं क्योंकि बार बार यह नाम आ रहा है कि 97 वकीलों की फौज, तो वो करंजावाला एंड कंपनी को उन्होंने हायर किया है। और संयोग की बात है, ये मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा कि करंजावाला कंपनी के जो पार्टनर हैं उन पर भी इस तरह का आरोप लगा हुआ है। लेकिन ये 97 वकील क्या उस फर्म के पार्टनर्स हैं 97, इसलिए उनका नाम लिस्ट में आ गया है? ये एक संयोग है, इसे हमें नहीं मानना चाहिए कि 97 लोगों की फौज वहां खड़ी होगी, या मानना चाहिए? देखिए, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि 57 वकील कहां से आ गए। वो देखने आए थे कि पार्टिसिपेट करने आए थे, लिस्ट में एक्सपीरियंस लेने आए थे, उस पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर नोटिस सकूंगा। में लिस्ट है नाम 97 लोगों की, 97 नहीं ठीक है, वो 97 एडवोकेट्स थे, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 5 वकील रख सकते हो, 100 वकील रख सको। कानून ऐसा कोई नहीं कहता कि जितने ज्यादा वकील हो गए इससे आप सच बोल रहे हो या सत्य प्रूव हो जाता है। मेन चीज ये है कि कोई अगर एलिगेशन करता है, और ये जो मूवमेंट मी टू मूवमेंट चालू हुआ है, इसके लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और ये एक बात ये है कि जो कोई किसी पे एलिगेशन करता है, चार्ज लगाता है, कानून कहता है कि उसको वो साबित करना है। कानून ये भी देखता है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कितने टाइम के बाद वो एलिगेशन आपने रखा है। आज पूरा सोशल मीडिया में एलिगेशन हो रहे हैं, वकीलों पे हो रहे, डॉक्टर पे हो रहे, सब पे हो रहे एलिगेशन। अब ये मूवमेंट जो एक चली है, इसमें ये होगा, एक सैलाब आएगा और सैलाब में काफी बेचारे निर्दोष लोग भी ऐसा लगता है मुझे कि बह जाएंगे। तो इसके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको रेगुलेट किया जाए। इसमें कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए जिससे जो इनोसेंट लोग हैं, जो सॉफ्ट टारगेट है, वो इसमें बीच में लपेटे में ना आ जाए। रही बात एमजे अकबर की, अगर वो इस्तीफा देना चाहता है, वो उनका पर्सनल चॉइस है, लेकिन उनको राइट है अपने आप को डिफेंड करना इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। देखिए, जब तक जो पर्सन एक्यूज करता है, जो व्यक्ति एक्यूज करता है, वो साबित नहीं कर देता है, वो एमजे अकबर इज इनोसेंट टिल प्रूव गिल्टी। ये हमारे देश का कानून है, तो उसको प्रूव करना है कि एमजे अकबर ने ये किया कि नहीं, और एमजे अकबर का हक है उसके ऊपर क्रिमिनल डेफेमेशन सूट फाइल करना। अब मैटर कोर्ट में है, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये एक फर्स्ट मैटर है ये मी टू मूवमेंट का, जो कोर्ट में गया है। और कोर्ट में कल परसों जब इसकी हियरिंग चालू होगी, तब कैसे कोर्ट इसको देखेगी, क्या इसमें पेशी होगी, क्या आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ये बड़े दिलचस्प होंगे। ठीक है, मैं इस पे आता हूं। संध्या मेनन, आपको क्या लगता है कि ये मी टू मूवमेंट जो है वो इससे कमजोर होगा? खास तौर पे ये बात सच है कि इस तरह का आरोप इतने समय के बाद अदालत में साबित करना आसान काम नहीं है। इसे तो कमजोर नहीं होने वाली है मूवमेंट, बिकॉज अभी जो हो रहा है, हम लोग अभी जो व्हेन वी गॉट द न्यूज की प्रिया पे डेफेमेशन सूट है, पहले तो आधे घंटे के लिए हम लोग सब लोग शॉक में थे, और वी वर लाइक अभी क्या करें, ये मूवमेंट थोड़ा डल हो जाएगा। पर अभी हमको लगता है कि ये जो उन्होंने किया है एमजे
अकबर ने किया है, दिस एक्चुअली स्ट्रेंथन्स आवर केस। हम लोग और एकदम गड़ गए हैं एंड वी सेइंग नहीं, अभी तो हम केसेस विड्रॉ ही नहीं करेंगे, हम लोग वहां पे जाएंगे, अभी एफआईआर फाइल करेंगे, इवन इफ द केस इज 10 years old, अभी एफआईआर फाइल करेंगे, डेफेमेशन सूट फाइट करेंगे। तो मेरे को मूवमेंट की कमजोरी मेरे को नहीं दिखाई दे रही है, पर मेरे को जो लग रहा है, ये जो मैंने उनका नाम नहीं सुना, वो मैडम कह रही थी कि बाकी केसेस क्यों नहीं आ रहे, ये तो वॉटर बाउटरी हो गया। I mean, अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, कैन वी फोकस ऑन दिस? अभी ऑल दिस टाइम कुछ कोई नहीं कह रहा था, वी आर टॉकिंग बिकॉज हमको ड्यू प्रोसेस हमें फेल कर चुका है। हम पहले वहां जाके क्यों नहीं कंप्लेन किए? हम लोगों ने व्हाई हैवंट वी हायर्ड लॉयर्स पहले? बिकॉज ड्यू प्रोसेस हैज फेल्ड अस। हम लोग जा चुके। आप मेरे ट्विटर टाइमलाइन पे देखिए कितनी महिलाएं हैं जो कह रही हैं कि हम लॉयर्स के पास गए थे, पुलिस के पास गए थे, पर वो और ट्रॉमेटिक है। जो हैरेसमेंट है, जो सेक्सुअल असॉल्ट है, उससे और ट्रॉमेटिक पुलिस की कंप्लेंट्स, लॉयर के चक्कर, वो they're even more traumatic than this। और होता क्या है, 4, 5, 6, 7 years, अभी तरुण तेजपाल का केस देखिए 5 years से फास्ट ट्रैक कोर्ट में 5 years तक पड़ा है, तो ड्यू प्रोसेस हम कैसे जाएं? आपका कहना है कि ड्यू प्रोसेस जाना दरअसल बहुत परेशानी की बहस है, इसलिए शायद ड्यू प्रोसेस अब वक्त समय रहते नहीं हुआ, लेकिन अब आप कह रही हैं कि ऐसा विचार बन रहा है कि अब एफआईआर पुरानी तारीख की फाइल की जाए। संजू जी, आप हाथ उठा रही, मैं कुछ देर में लौटूंगा, क्योंकि एक बार मैं ओपनिंग कमेंट सबके ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास वापस आऊंगा चर्चा के लिए। एंजल गुप्ता, ये जो समस्या है इसको आप कैसे देखती हैं? आप उस दुनिया से आ रही हैं जिसे बाहर से बहुत चमकदार ग्लैमर वर्ल्ड देखा जाता है, लेकिन अंदर कहते हैं कि बहुत अंधेरी गलियां हैं और वहां बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे लोग खुलकर बाहर कहते नहीं हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जो खुलकर बोल रही हैं, अपनी आपबीती सुना रही हैं और उन लोगों पर उंगलियां उठा रही हैं जिन पर उंगली उठाने की कोई आसानी से हिम्मत नहीं करता था। जी, एक्चुअली होता क्या है, अगर मॉडल या हीरोइंस कुछ आवाज उठाती है तो लोग कहते हैं कि शी वांट टू गेट इट इनटू लाइमलाइट और पब्लिसिटी के लिए कर रही है। थ्रू मीटू ही सही, औरतें पहली बार अपनी आवाज उठा रही हैं। अ कंट्री लाइक इंडिया, औरतों जो लेडीज होती हैं, दे आर सो इंट्रोवर्ट और कहते हैं धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हो। तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा। आई एम नॉट सेइंग कि सारे मर्द गलत है, सारी औरतें सच्ची हैं। और ये जो अब आगे केस ये प्रोसीड कर रहे हैं, चाहे मेल कर रहे हैं फीमेल के अगेंस्ट या फीमेल कर रहे हैं, दैट इज रियली गुड। इससे जो भी झूठ केसेस कर रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन जब होगी, एक तो अगर कोई भी किसी के खिलाफ फॉल्स जा रहा है, कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, उसका भी पर्दाफाश होगा और एक तरीके की सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट होगी। सो आई टेक इट वेरी इन अ पॉजिटिव वे। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस मी टू मूवमेंट। जी, सैयद रिजवान अहमद साहब, देखिए ये अभी एंजेला ने कहा कि ये बहुत खुश हैं इस बात से, एंजल ने, कि ये कोर्ट में जा रहे हैं लोग। एमजे अकबर साहब कोर्ट चले गए हैं। आलोकनाथ ने सिविल डिफेमेशन केस फाइल किया है। और भी मुकदमे हो सकते हैं क्योंकि एमजे अकबर के खिलाफ 14 बयान अभी तक आए हैं। गिनती जैसे काउंटर जैसा चल रहा है, हो सकता है और बयान आए तो वो और मुकदमे भी कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल जो उठा अभी, जो संध्या ने कहा, इस तरह के मुकदमों में अदालत जिस तरह काम करती है, हमारी मशीनरी जिस तरह काम करती है, वकील साहब लोग, आपके बिरादर जिस अंदाज में जिरह करते हैं, महिलाओं के लिए कितना आसान होता है इस तरह की चीजों को अदालत में ले जाना, लड़ना, साबित करना और जीतना। क्या वो वजह नहीं है कि अब ट्विटर पर हैशटैग के साथ चल देना बहुत आसान रास्ता मिल गया है और इसलिए मीटू मूवमेंट इतना जोर पकड़ रहा है? क्योंकि इंसाफ की लड़ाई जिस अंदाज में लड़ी जाती है उसने महिलाओं को एक तरह से कह सकते हैं कि धोखा दिया है अब तक। जो ये आपने मुझसे बात पूछी, इसका जवाब मैं सेकंड अपने स्लॉट में दे दूंगा। लेट मी हैव माय ओपनिंग कमेंट। ओके। कल परसों मैंने ट्वीट के जरिए, ईमेल के जरिए और डिबेट्स के जरिए अकबर साहब को 2-3 एडवाइजेस दी थी एंड आई एम हैप्पी ही लिसन टू मी और समबडी एडवाइज इन द सेम। मैंने उनसे कहा था, एक तो इंडिया आके आप किसी भी लड़की पर उंगली नहीं उठाएंगे, कोई कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करेंगे। दूसरा, आप इसको पॉलिटिसाइज करने की नहीं कोशिश करेंगे, उन्होंने किया। और तीसरा, आप कल की तारीख में यानी आज अपना डिफेमेशन केस आप फाइल कर देंगे, क्योंकि पिछले 7 दिन से
आप 10 साल लेट हुए, आप 15 साल लेट हुए, बहुत अच्छी बात है, कोई मान लिया। अरे आप तो अभी भी 15 दिन लेट हो गए। 15 दिन से ट्यूटर खेल रहे हैं। एमजे अकबर बाहर थे, आप उनके पीछे जाके मुकदमा कर देते। आपने अब भी नहीं किया, यानी आप फिर से लेट हो गए। और अब हास्पद बात यह है कि जब उन्होंने कर दिया है, मुझसे बहुत सी महिलाएं ये कह रही थी कि रिजवान साहब वो डेफेमेशन कर देना, क्यों नहीं कर रहे साहब? अजीबोगरीब बात है। जब उन्होंने कर दिया है तो यही महिलाएं कह रही हैं कि देखिए साहब, उन्होंने डेफेमेशन का मुकदमा कर दिया है, अब हमारी बहनों को बहुत परेशानी होगी। अरे वो 97 वकील लेके जाएं या 197 लेके जाएं, आप थाने गई मुकदमा करने, आप 156(3) में गई नहीं गई। दूसरी बात, ये एक फिट केस है डेफेमेशन के लिए। 3 तरह के आरोप होते हैं, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है एफआईआर होने पर आरोप, और तीसरा होता है आरोप तय होना, यानी चार्जशीट लगना। अभी एमजे अकबर पर लीगली स्पीकिंग कोई आरोप नहीं है, ये सिर्फ वर्बल अटियरेंसेस हैं, मौखिक बातें हैं। हां, उनको रिजाइन करना चाहिए जब उनके खिलाफ एफआईआर हो जाए। प्रोप्राइटी ये कहती है, कानून क्या एंड में रिजल्ट आएगा वो छोड़ें, लेकिन भाई साहब अभी तक कोई एफआईआर भी नहीं है, वो आदमी क्यों रिजाइन करे? जी ठीक है, आपका एक पॉइंट है और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और एक अंदाज में ऐसा लग रहा है कि एमजे अकबर साहब ने आपकी सलाह मान ली है। वो हो सकता है वही सलाह किसी और ने दी हो। यहां पर मैं पब्लिक का मूड भी आपके सामने एक बार पेश करना चाहता हूं। हमने देश के कई शहरों में लोगों से पूछा, आम इंसानों से, कि क्या मी टू मुहिम के नाम पर अब राजनीति हो रही है। आइए देखते हैं क्या कहना है लोगों का। इंडिया में तो जो भी टॉपिक हो, घूम फिर के पॉलिटिक्स के साथ होता ही है। अगर इलेक्शन के व्यू के हिसाब से रखकर अगर ये पॉलिटिक्स हो रहा है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि औरतों का सपोर्ट लेके अगर वोटिंग की राजनीति खेली जा रही है तो बिल्कुल गलत है। नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें पॉलिटिक्स है, जो सच है वही बता रहे हो लोग। गलत तरीके से यूज हो रहा है, झूठ में लोगों को फंसाया जा रहा है। हमें नहीं लगता ये नाना पाटेकर ऐसी कोई हरकत कर सकते हैं। मीटू में कुछ फेक भी केस आ सकते हैं, लेकिन जब तक जांच नहीं होनी तब तक किसी पे आरोप लगाना भी बहुत गलत चीजें हैं, और पॉलिटिकल पार्टियां इसी का बहुत ज्यादा फायदा उठा रही हैं। अगर उनको मतलब कि रिसेंटली अब चीज ये सारी चीजें याद आ रही हैं तो ये बहुत गलत है, उनको उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए था। जी संजू वर्मा, काफी देर से आप हाथ उठा रही हैं, मैं एक मौका आपको देना चाहता हूं, आप क्या कहना चाहती हैं। और साथ में एक बात और साफ कर दूं, देखिए जैसे बीजेपी के बहुत सारे प्रवक्ता नहीं आ रहे हैं, संजू वर्मा हिम्मत करके आई हैं, उसी तरह उनके सामने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी इस मसले पे बात करने नहीं आ रहे हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है। हालांकि संजू वर्मा अभी कांग्रेस पर सवाल उठाएंगे, लेकिन हैरत की बात यह है कि जवाब देने के लिए यहां कोई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी इस विषय पर आने से इनकार कर दिया है। जी संजू जी। आलोक जी, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूं कि जब मैं किसी भी बहस पर आती हूं, टीवी डिबेट पर, आई डोंट कम इन माई पर्सनल कैपेसिटी। I obviously come in the capacity of being the spokesperson of the largest political organization in the world, of which I am proud to be a part of. Right. अभी मुद्दे की बात यह है, संध्या जी ने यह कहा कि आई एम श्योर शी वाज हिंटिंग एट मी कि व्हाट अबाउटरी है कि भाई हम कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, राहुल गांधी को कटघरे में क्यों खड़ा नहीं किया गया, कल्पना गिरी के बारे में क्यों नहीं बात की गई। वो यूथ कांग्रेस की एक बहुत पावरफुल महासचिव थी, लातूर में एक बर्थडे पार्टी अटेंड करने गई, एक्स कांग्रेस चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख के बेटे अमित देशमुख की बर्थडे पार्टी अटेंड करने गई। शी नेवर केम बैक होम। आज तक ये नहीं पता कल्पना गिरी को क्या हुआ। हर रेप्ड एंड ब्रूटलाइज्ड बॉडी वाज फाउंड, बस उसके बारे में आज तक मैंने किसी टीवी चैनल पर चर्चा होते नहीं देखा, जिस तरह से सुकन्या पर चर्चा होते नहीं देखा। मेरा कहना सिर्फ इतना है, मैं खुद एक पढ़ी लिखी महिला हूं, आधुनिक विचारधारा की महिला हूं, मैंने बहुत अलग अलग देशों में काम भी किया है। पॉलिटिक्स में तो मुझे आए सिर्फ 4 वर्ष हुए हैं, so I may not be a seasoned politician, but I'm progressive enough to understand and articulate कि मी टू से मैं सहमत हूं। मी टू कैंपेन एक बहुत ही एम्पावरिंग कैंपेन है। मुझे सिर्फ इस बात से परहेज है, जो महिलाएं मी टू को हाईजैक करके अपना पर्सनल एजेंडा इसके थ्रू चलाना चाहती हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूं आलोक जी,
ये गणतंत्र है, ये एक बनाना रिपब्लिक नहीं है। कल कोई भी उठ के खड़ा हो जाए और लांछन लगाए एंड एमजे अकबर शुड कीप क्वाइट जस्ट बिकॉज ही इज अ मिनिस्टर, जस्ट बिकॉज टुडे ही इज इन द बीजेपी, जस्ट बिकॉज ही इज अ राइट विंगर। भाई आप यदि क्रेडिबल महिलाएं हैं, हर कोई बोलता है दीज आर रिप्यूटेड जर्नलिस्ट, दीज आर क्रेडिबल वॉइसेस, दीज आर रिसोर्सफुल नेम्स। एक्सक्यूज मी, all 15 of you decided one fine day that you've had enough. I'm sorry, something is missing here and it does not simply gel. ये मेरा लिमिटेड पॉइंट है। क्या 20-30 सालों के बाद आप बाहर आई, इस पर मुझे कोई परहेज नहीं है। बड़ा 15 महिलाएं एक साथ आ गई और आप सोचती हैं कि एमजे अकबर जब लीगल रिकॉर्ड्स का सहारा लेते हैं तो आप कहते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो रहा है। व्हाई? यू फाइट इट आउट लीगली। Legal recourse is the only way out to ensure कि Me Too campaign is not hijacked by non-serious elements. ठीक है, आप कह रही हैं कि ये कैंपेन हाईजैक होने का डर है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपने 2 किस्से मुझे बताए, एक लातूर का किस्सा बताया, एक अमेठी का किस्सा सुकन्या सिंह का बताया। इन दोनों किस्सों पर आपकी पार्टी देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी थी, आज वो इस देश की सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी है। ज्यादातर राज्यों में, जिन राज्यों का आप जिक्र कर रही हैं, वहां उसकी सरकार है। उसके बाद वहां क्या एक्शन हुआ? आपकी पार्टी कोई एक्शन क्यों नहीं कर रही है? अगर राहुल गांधी दोषी हैं, अगर विलासराव देशमुख के बेटे दोषी थे, उनके खिलाफ आज तक एक्शन क्यों नहीं हुआ है? ये सवाल पूछने की जरूरत आज आपको क्यों है, जब आपकी पार्टी इन दोनों राज्यों में और केंद्र में सरकार में है? पहले तो आलोक जी, मैं आपके साहस के लिए आपको बधाई देना चाहूंगी। मैं पिछले 72 घंटों में आई हैव बीन टू अम्पटीन डिबेट्स, कोई ऐसा पत्रकार या जर्नलिस्ट मुझे नहीं मिला या टीवी एंकर जिसने राहुल गांधी या सुकन्या सिंह, दीज 2 नेम्स हैव नॉट बीन टेकन इन द सेम ब्रेथ बाय एनी टीवी एंकर। आपने उतनी हिम्मत दिखाई, तो इस बात की मैं आपको बधाई देना चाहती हूं। आपने बहुत सही फरमाया कि बीजेपी आज सत्ता में है, तो बीजेपी सत्ता में होने के बावजूद जो एक्शन है क्यों नहीं लेती है। मैं इतना कह दूं कि वी डोंट बिलीव इन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। प्रोब होगा, न्यायिक जांच होगी, और जहां हमको कार्रवाई करनी होगी, जो उत्पीड़न का शिकार हुआ है उसको न्याय मिलेगा, जिसको कटघरे में खड़ा करना है वो भी हम करेंगे। आपको याद होगा आलोक जी, कुछ ही महीने पहले हर कोई कहता था इफ यू हैव प्रूफ अगेंस्ट पी चिदम्बरम इन द आईएनएक्स मीडिया केस, गो टू द कोर्ट्स. If you have proof against him in the Aircel Maxis case, go to the courts. What's the use of tweeting? What's the use of just ranting on social media? नहीं, ये ठीक है। और जब हमने पी चिदम्बरम को कटघरे में लाकर खड़ा किया, कार्ति चिदम्बरम को जेल की हवा खानी पड़ी, तो लोग कहते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा। मुझे इस दोगलेपन जी, ये टॉपिक चेंज हो रहा है। आप कह रही हैं इस पे एक्शन होगा, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। अभी आपकी सरकार चल रही है, हम इस पे बहस कर लेंगे, इस पे बात हो जाएगी। रंजना जी मैं आ रहा हूँ। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद लौट के आएंगे, बात करेंगे क्या इस वक्त जो परिस्थिति है इसमें एमजे अकबर को इस्तीफा दे देना चाहिए या सरकार को उनसे इस्तीफा लेकर जांच करवानी चाहिए। देखते रहिए आवाज अड्डा, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आवाज अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमने आपसे सवाल पूछा, क्या मी टू मुहिम के नाम पर अब राजनीति हो रही है? अभी कुछ वक्त बाकी है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। और अब बात को आगे बढ़ाते हैं। रंजना कुमारी जी, ये जो आर्गुमेंट चल रहा है, जिस लाइन पर चल रहा है, ये कितना हजम होता है आपको? और क्या ये बात सही नहीं है कि एमजे अकबर के खिलाफ आरोप लगे हैं, कोई एफआईआर नहीं हुई है, कोई लीगल प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई है, किस आधार पर उनसे इस्तीफा मांगा जा सकता है? और इससे जुड़ा एक सवाल है, क्या भारत में राजनेताओं के लिए और बाकी सब के लिए 2 अलग अलग तरह के नियम हैं? किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ ऐसा आरोप हो, अगर एक एफआईआर हो जाए, मैं इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है, अगर एफआईआर होनी है तो एफआईआर हो जाए, लेकिन उसके बाद किसी सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट अधिकारी, उनकी नौकरी चली जाती है। राजनेताओं के लिए ये अलग नियम है कि उनके खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाए अदालत में, उसके बाद वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य साबित होते हैं। इसी तरह कुर्सी से हटने के भी अलग नियम होंगे।
बिल्कुल आलोक जी, थोड़ा संजीदा बहस है ये, तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि बाकी जो आप स्टार्टिश पॉलिटिकल डिबेट इसको मत बनाइएगा, और आपकी बड़ी सीरियस डिबेट होती है इसीलिए मैं इसमें आपके साथ आके बैठी भी हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि देखिए दो चीजें हैं, एक तो ये कि बिल्कुल अकबर को भी अपने आप को डिफेंड करने का पूरा हक है और वो जाकर के बिल्कुल उनको मानहानि करने का पूरा अधिकार है, पर एक नागरिक के तौर पर अधिकार है, एक मिनिस्टर के तौर पर अधिकार नहीं है, क्योंकि मिनिस्टर होने पर पब्लिक प्रॉपर्टी का इशू आता है। अगर आप पे लांछन लगता है, आप पे आंच आती है, आप पर किसी तरह का, अगर मान लीजिए इसी बात को अगर किसी तरह की कोई आर्थिक कोई आरोप लगा होता और कोई करप्शन का आरोप लगा होता, करप्शन का आरोप ही तो था ना, कहाँ साबित तो कुछ भी नहीं हुआ पिछली सरकार पर, लेकिन आरोप था और उस आरोप से पूरी जनता एक तरह से का मन खराब हुआ और पूरी जनता ने उन लोगों को रिजेक्ट किया। अब इस समय यह आरोप है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर महिलाएं आई हैं, हिम्मत करके बोल रही हैं, तो महिलाओं को ये जरूर है कि FIR कराना चाहिए। लेकिन देखिए, मैं आपको विशाखा गाइडलाइन जब बनी थी तब का किस्सा देख लीजिए। विशाखा जजमेंट के समय में भंवरी देवी को न्याय नहीं मिला। अभी भी जो तरुण तेजपाल का केस है, एक छोटी सी बच्ची तरुण तेजपाल के खिलाफ अभी भी कोर्ट के धक्के खा रही है। इसी तरह से तमाम निर्भया को न्याय नहीं मिला। मतलब आपको मैं 100 ऐसे बड़े केसेस बता सकती हूँ, क्योंकि चूंकि मैं दिन रात इसी काम में हूँ, जिनमें कि न्याय नहीं मिला, लड़कियों को आज तक नहीं मिला। पूरा का पूरा जो बॉयज क्लब है वो एक साथ हो जाता है, वो सब लोग अब सब डरे हुए हैं। मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज में ये हरकत सबसे ज्यादा होती है। मैं बड़े दावे के साथ तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूँ। पॉलिटिशियन जो पॉलिटिकल पार्टी में, हम लोगों ने एक स्टडी की थी, इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल की, बहुत भारी रिसर्च हुआ था। यूनाइटेड नेशन की विमेन जो ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सपोर्ट किया। ये वायलेंस अगेंस्ट विमेन इन पॉलिटिक्स, सबसे बड़ा वायलेंस इस तरह का है, कैरेक्टर असैसिनेशन का है, उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का है। लेकिन आपने आज तक किसी भारत के राजनीतिक दल को ये कहते सुना है कि हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं चलेगा, जीरो टॉलरेंस नहीं होता है ना? तो इसलिए ये जो परिस्थिति आज बनी है, पहली बार 14 जर्नलिस्ट, इन्हीं के आर्टिकल को तो आप पढ़ेंगे और कहेंगे कि देखिए देखिए हमारी सरकार इतना अच्छा काम करी है, कैसे हमारे पत्रकार लिख रहे हैं। उन्हीं पत्रकारों के लिखे को आपने इतनी ऐसा फैला दिया, ऐसे लग रहा है कि उनको बड़ा कुछ मजा आ रहा है या उनको बड़ा मान मिल रहा है अपने बारे में ऐसी बात करने का। और आपको मैं बताऊं, आप पूछिएगा, परिवार में सबके बेटियां हैं, पत्नी हैं, दोस्त हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, जो भी है, पूछिए कि औरत अपने मन के अंदर कितना बड़ा ये भाव दबाकर रखती है, क्योंकि वो कहेगी किससे? अगर जिस परिवार में कहेगी नौकरी छोड़ दो, अगर आप काम की जगह कहेंगे तो आपका काम जी, जो बात आप कह रही हैं मुझे लगता है उसी को आगे बढ़ाने के लिए एंजल गुप्ता हाथ उठा रही हैं। एंजल, जो रंजना जी कह रही हैं, आप इस पे कुछ जोड़ना चाहती हैं? नहीं, वो आई डोंट नो हर नेम, मैडम ने कहा कि MJ अकबर जो है ही इज इनोसेंट। इसका मतलब वो 14 की 14 जो जर्नलिस्ट है वो झूठी है। विदाउट इन्वेस्टिगेशन आपने MJ अकबर को तो इनोसेंट प्रूफ कर दिया। नहीं, उन्होंने कहा कि वो हो सकता है वो इनोसेंट हो सकता है, ये नहीं कहा कि वो इनोसेंट हैं। उन्होंने कहा वो इनोसेंट हो सकते हैं। अभी जो जी विदाउट इन्वेस्टिगेशन इनोसेंट, लेकिन आप औरतों के कैरेक्टर उनको हक, नीरजा जी को बोलिए ना, नीरजा जी बोले, नीरजा जी आपके प्रोग्राम में, नीरजा जी से कहिए बोलें। जी नीरजा जी, रंजना जी चाहती हैं आप बोलें इस विषय पर। क्या MJ अकबर को इस्तीफा दे देना चाहिए, और क्या MJ अकबर ऐसे कोई विलक्षण राजनेता हैं कि वो इस्तीफा दे देंगे ऐसे राज्य में जहां इस्तीफों का रिवाज खत्म हो गया है? देखिए, MJ अकबर को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो दे देंगे, एक इंक्वायरी को सबमिट करेंगे, और जो भी अगर सारी आरोप गलत हैं तो फिर गलत, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। एक चीज मैं कहना चाहूंगी आपको, ये जो हुआ है, इतनी सारी महिलाएं, एक जो उनके दिल की पीड़ा, और आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट का इम्पैक्ट एक महिला पे क्या होता है। आप देखिए 20 साल से उस घुटन में वो जी रही होगी। इमोशनल क्या इम्पैक्ट है, फाइनेंशियल क्या इम्पैक्ट हुआ होगा, जो उसका करियर उसने वहां छोड़ के कहीं और गई, करियर वाइज क्या इम्पैक्ट हुआ होगा, परिवार में क्या इम्पैक्ट हुआ होगा। उसने फाइनली अपने हिम्मत को हाथ में लेके वो बोली है। तो
कोई भी, ये मैं कहती हूँ बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन जो कभी हिंदुस्तान में पहले नहीं हुआ है। ये ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है, ये बहुत ही, मैं मानती हूँ, एक माइलस्टोन मोमेंट है ये देश का। इसको आप अहमियत दीजिए, इसको आप कानूनी उसमें मत बांध लीजिए। ये नहीं मैं कह रही कि एमजे अकबर को मौका नहीं मिलना चाहिए अपने डिफेंस का, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप, कोई भी देश अगर अपनी महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं कर सकता इंश्योर, वो एक सिविलाइज देश कभी नहीं माना जाएगा, उस देश का कोई भविष्य नहीं हो सकता है। तो हमारी जो लीडरशिप है आज, चाहे सरकार में हो चाहे ऑपोजिशन में है, उसको ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन को मद्देनजर रख के ये कहना चाहिए था कि आज इन परिस्थितियों में एमजे अकबर को इस्तीफा दे के ही इंक्वायरी को फेस करना चाहिए। जी, इस पे संजू कुछ बोलना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले मैं रिजवान अहमद के पास एक बार जाना चाहता हूं। मैं संजू जी आपके पास आऊंगा इसके बाद। रिजवान साहब, ये देखिए, ये आपने ये सलाह दी कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं इस बात को फिर पूछ रहा हूं क्योंकि आप वकील हैं, आप अदालत में इस तरह की बातें करते हैं कि कोई आदमी जब कुर्सी पर बैठा होता है, किसी हैसियत में होता है, वो जांच को प्रभावित कर सकता है। एमजे अकबर को पूरा हक है, और मैं जैसे कहा, मैं एमजे अकबर को आज भी एक पत्रकार के तौर पर मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने पत्रकारिता में जो कुछ किया है बहुत कम लोगों ने किया है। लेकिन अगर ये आरोप जो लगे हैं वो सच हैं तो ये एक बहुत दूसरा किस्सा है। इसमें जो सजा बनती है वो होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ वो जो कार्रवाई कर रहे हैं वो अंजाम तक पहुंचनी चाहिए। सवाल ये है, और मैंने पहले भी आपसे पूछा था, इस देश में महिलाओं के लिए लीगल रिकोर्स लेना ऐसे मामलों में कितना आसान है? क्या वो रास्ता ऐसा है कि महिलाएं उस रास्ते को चुनें, या उनके लिए मी टू का रास्ता ज्यादा आसान है? जी आलोक भाई, मैं औरतों के, आप जानते हैं, औरतों के अधिकार के लिए बहुत जोर शोरों से वेहमेंटली लड़ता आया हूं। मेरा तो पूरा सोचने का नजरिया ही बदल गया आलोक भाई। मैं तो ये बेचारी जो बुरखे वाली है ना, इनके लिए लड़ता था, हलाला, चार शादी, ट्रिपल तलाक, और तब हमारी बहनें बढ़ चढ़ के बोलती थी कि इनको अधिकार चाहिए, हमें तो सारे अधिकार हैं, हमें तो फौज में फाइटिंग फोर्स में जाना है, हम तो कश्मीर के जंगलों में भी जाके लड़ सकते हैं। एकदम से आप एक चीज देखिए, पूरे कंट्री का नैरेटिव बदल गया है। आज पूरी दुनिया में आपके चैनल से एक ऐसा मैसेज जा रहा है आलोक भाई, दैट इज वेरी सैड। ऐसा लग रहा है हम अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भी पीछे हो गए हैं। औरतें बेचारी हैं, पढ़ी लिखी औरतों के साथ मॉलेस्टेशन हो रहा है, ना थाना है, ना कोर्ट है, ना वुमेन कमीशन है, बेचारी मी टू पे अपनी भड़ास निकाल रही हैं। साहब ये बताइए मुझे, क्या मिसेस बजाज आसमान से उतरी थी? क्या रुचिका चंद्रमा से उतरी थी? जिसने तेजपाल को जेल भिजवाया था, क्या वो मंगल ग्रह से आई थी? जिसने जस्टिस गांगुली पर उंगली उठाई थी, क्या वो अमेरिका से आई थी? जिसने करीम नूरानी को जेल भिजवाया, क्या वो अफ्रीका से आई थी? जे भावरी देवी, क्या वो चंद्रमा से आई थी? राम रहीम को जिस लड़की ने जेल भिजवाया, वो कहां से आई थी? इसमें सब तरह की लड़कियां हैं। आलोक भाई, बड़ा गलत मैसेज जा रहा है देश के बारे में। पिछले 20 साल में मैंने ठीक है, आपकी बात आ गई जी रिजवान साहब। 11 लाख FIR हुई हैं, 11 लाख। ठीक है, आप कह रहे हैं लीगल रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, लोगों को हिम्मत करके वहां तक जाने की जरूरत है। एंजल गुप्ता, एक छोटा सा कमेंट, उसके बाद मैं संजू वर्मा के पास जाऊंगा। एंजल गुप्ता। सर, सारी औरतें झांसी की रानी नहीं बन सकती, औरतों को टाइम लगता है। जिन औरतों के साथ रेप हुआ है वो हर रोज इस सच्चाई के साथ जीती है और मरती है। सिस्टम अगर उनको इतना सपोर्ट करता तो वो पढ़ी लिखी महिलाएं अपने आप को इतना बेचारा क्यों फील करती? उनको इतना टाइम क्यों लगता अपनी बातें रखने के लिए? सच क्या है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, बट एटलीस्ट यहाँ पर तो औरतों के कैरेक्टर को ही असैसिन किया जा रहा है, औरतों के कैरेक्टर पर ही उंगली उठाई जा रही है। अगर हर लड़की रुचिका बन जाए, हर औरत रुचिका बन जाए, इट मींस वो करेक्ट है, अदरवाइज उसके साथ अत्याचार होता रहे, वो इनकी आवाज ना उठाए। नहीं ठीक है, एंजल जो बात कह रही हैं वो सही है। एंजल 10 सेकंड जी 10 सेकंड रिजवान साहब 10 सेकंड आपको, उसके बाद मैं संजू वर्मा के पास जाऊंगा। अरे साहब, मैंने पहली बाइट में यही तो कहा था आलोक जी,
आलोक जी मैं आ रहा हूं संजू जी, 10 सेकंड दीजिए बस। मैंने पहली बाइट में यही तो कहा था आलोक भाई, चलो तुम नहीं जा पाई, पिछले 15 दिन में तो देश तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम पिछले 15 दिन में भी नहीं गई। ठीक है, मैं इस पे आता हूं। संजू वर्मा जी, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रही हैं। आप क्योंकि मीटू के समर्थक भी हैं, क्या अब आप क्या रास्ता दिखा रही हैं? क्या आप कह रही हैं इन महिलाओं को एफआईआर फाइल करनी चाहिए, लॉन्च करनी चाहिए? क्या पुलिस और व्यवस्था उनका साथ देगी? आलोक जी, मैं एक चीज बार बार दोहराना चाहूंगी। अभी एक महिला पैनलिस्ट ने कहा कि हर कोई झांसी की रानी नहीं बन सकता। मैं इस बात से सहमत हूं। कई महिलाओं को बाहर आकर खुले दिल से उन पर क्या बीती है वो बताने में बहुत झिझक होती है, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं आज भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत पिछड़ी हुई हैं। तो ये बात, मैं इस बात में उनसे सहमत हूं। मेरा सिर्फ कहना यह है, मेरी जो लिमिटेड टिप्पणी है वो ये है कि क्या हम रोहतक सिस्टर्स को भूल जाएं? आपको याद होगा आलोक जी, कुछ साल पहले पूजा एंड आरती, दोनों रोहतक सिस्टर्स ने दीपक और मोहित, 2 युवाओं पर लांछन लगाई थी। दोनों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और जेल की सलाखों के पीछे काफी वक्त गुजारा। दूसरा किस्सा है जसलीन कौर, उसको आम आदमी पार्टी के लोग भी झंडा निकालकर सपोर्ट करने लगे। वो तो कनाडा चले गई। सरबजीत सिंह, जिसके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया था, वो बेचारे, ना तो उनके पास नौकरी है, जेल की सलाखों की हवा खाने के बाद आज किसी तरह अपनी जिंदगी को बटोर रहे हैं। तीसरा किस्सा मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी पिछले साल आलोक जी जो लोग बीजेपी को भाषण देते हैं, मैं उनसे एक बात साफ साफ कहना चाहूंगी, आप ये मत भूलिए कि पिछले साल हरियाणा के जो बीजेपी के चीफ हैं सुभाष बराला, उनके बेटे विकास बराला को 162 दिन की जेल हुई, नॉट फॉर स्टॉकिंग। वर्णिका कुंडू ने उन पर किडनैपिंग का आरोप लगाया। आज वर्णिका कुंडू को प्रोसिक्यूशन ने 500 सवाल पूछे हैं। शी हैज नॉट बीन एबल टू आंसर इवन वन। और अभी ये कहा जा रहा है कि वर्णिका कुंडू नहीं, ये जो आप कह रहे हैं, हाँ ठीक है, आपका कहना है कि ये आरोप गलत हो सकते हैं, झूठे आरोप लगाने, नहीं ठीक है, लेकिन ये ठीक है, लेकिन इससे आप कहां पहुंचना चाहती हैं? क्या कहना चाह रही हैं? ठीक है, मीटू कैंपेन को हाईजैक करने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, मीटू कैंपेन को हाईजैक कैसे किया जाएगा? संध्या मेनन, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि देखिए ये मामला, आप इस मामले से गहराई से जुड़ी हैं, आप ये बात कह चुकी हैं, और ये जो सवाल उठ रहा है इसका सबसे सटीक जवाब मुझे लगता है आप दे सकती हैं कि ये महिलाओं को अब मुकदमे क्यों नहीं करने चाहिए। जिस तरह से अकबर साहब आए हैं, मुझे लगता है ठीक है, लीगल रिकोर्स लिया उन्होंने, इस्तीफा देना नहीं देना उनकी अपनी और उनके सरकार के मुखिया की जिम्मेदारी है, वो लोग तय करेंगे, ये उनका अख्तियार है। लेकिन उन्होंने मुकदमा करने का फैसला किया, इसका अर्थ है वो यहाँ के कानून व्यवस्था में उनका भरोसा है। तो जो महिलाएं अब सामने आ गई हैं हिम्मत करके, वो उस कानून व्यवस्था में भरोसा दिखाते हुए मुकदमे क्यों नहीं करती हैं, एफआईआर क्यों नहीं कर रही हैं? क्या ऐसा करने का कोई इरादा है? आलोक जी, सिंपल थिंग्स। जब से 10 दिन पहले जब हमने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था, आई मीन इट स्टार्टेड ऑर्गेनिकली, हमने कुछ प्लान नहीं किया था, उस दिन से मैं कह रही हूँ, हम लोग सब कह रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट। वेदर इट्स डिफिकल्ट, इट्स फेल्ड अस, वो अलग बात है, पर हम लोग एज अलॉन्ग विद जो हम ट्विटर पे कर रहे हैं, नहीं तो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, उसके अलॉन्ग विद दैट ड्यू प्रोसेस होनी चाहिए, विच इज, हम तब से, आप मेरे ट्वीट देखें तो आपको पता लगेगा कि आपको, आप वी आर एनकरेजिंग एफआईआर फाइल कीजिए, एनसीडब्ल्यू में फाइल कीजिए, स्टेट कमीशन में फाइल कीजिए, हम लोग ये कह रहे हैं, बिकॉज वेदर वी हैव फुल फेथ इन द ड्यू प्रोसेस और नॉट, हमको प्रोसेस करना चाहिए, ड्यू प्रोसेस करना चाहिए। वी हैव टू सी हाउ फार वी कैन गो। जैसे जैसे संजय वर्मा सेड, इफ इट स्टिक्स टू ट्विटर, वो कहीं नहीं जाएगा, 10-20 दिन में इट विल डाई आउट। दिस द ओनली वे टू लेजिटिमाइज इज go through lawyers, go through the police. दूसरी बात, मुकदमे क्यों नहीं करते? हाँ, मुकदमे क्यों नहीं करते? क्योंकि योर फर्स्ट इंटरेक्शन, आपका पहला इंटरेक्शन पुलिस के साथ होता है, और आप अगर 1 घंटा पुलिस के साथ आप बिताएं, उनके क्वेश्चंस आप सुने, आपको एक
कंप्लेंट क्या फुल एक सेंटेंस उनको कहने का मन नहीं चाहता, बिकॉज यू जस्ट वांट टू वॉक अवे फ्रॉम देयर। पहले तो लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस, द प्रोसेस इटसेल्फ। पहले फर्स्ट रेस्पॉन्सेज आप जाइए, कंप्लेंट कुछ नहीं है, आप नंबर बदलिए, नहीं तो आप घर बदलिए, नहीं तो आप जॉब बदलिए, एंड दैट्स नॉट द रेस्पॉन्स वी वांट। फर्स्ट इंस्टेंस में आपका रिएक्शन ऐसा हो तो हाउ विल वी गो अहेड? हाँ, ये सवाल है। सुजय कांतावाला, आप वकील हैं, आप इस तरह के मसलों पे बारीकी से नज़र रखते हैं, ये सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो लीगल प्रोसेस है, ये सही बात है, दो बाधाएं हैं। एक, भारत में खास तौर पर ये तो सेक्सुअल हरेसमेंट के मामले हैं जिनमें कुछ साबित होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ ग्रे एरिया है। बलात्कार जैसे मामले में जो महिला पीड़ित होती है, बाजार में, समाज में, मोहल्ले में, उसको ऐसे देखा जाता है जैसे कि वो अपराधी हो, और लगभग यही व्यवहार पुलिस थाने में और वकीलों के सामने भी होता है। कैसे इन लड़कियों में ये भरोसा जागेगा कि वो जाएं और लीगल प्रोसेस को फॉलो करें और इन्हें न्याय मिलेगा? जिन लोगों का नाम अभी रिजवान साहब ने गिनाया, बहुत सी महिलाओं का नाम गिनाया, मैं कहता हूं वो सचमुच झांसी की रानी के बराबर की हिम्मत वाली महिलाएं थीं, जिन्होंने इस व्यवस्था में अपने केस लड़े और इंसाफ हासिल किया। सुजय, नहीं, आपकी बात सही है, और मी टू मूवमेंट, मेरे ख्याल से मी टू मूवमेंट एक एनेबलिंग मूवमेंट होना चाहिए। मी टू मूवमेंट एक रेगुलेटेड मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन ड्यू प्रोसेस जो ये कहते हैं वो ड्यू प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, मैं मानता हूं। अब बात आई पुलिस थाने की, और बात आई डिलेज, जो डिलेज होते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स में उसकी, तो उसके लिए मैंने हमेशा ये कहा है कि पुलिस जो है उसको अगर आप सेंसिटाइज नहीं करेंगे, और अगर पुलिस कर्मी जो है, पुलिस पर्सन्स और पुलिस स्टेशंस ऑल ओवर इंडिया अपना माइंडसेट अगर चेंज नहीं करेंगे, तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है कोई सिटीजन को जाकर, कोई पीड़ित को जाकर वहां उनको समझाना, इंफॉर्मेशन देना, वहां पे बैठ के इंसल्ट्स और जो भी क्वेश्चंस करते हैं उनको, वो आई एग्री दैट वो प्रोसेस बहुत ही टीडियस होता है। इसलिए मेरे ख्याल से इसके लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए, और इस पे सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, इस पे एक ड्राइव होना चाहिए। दूसरी बात, मेरे ख्याल से अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स रही, जहां पे डेजिग्नेटेड कोर्ट्स आज है, वैसे भी आज है, महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, जैसे पॉक्सो है, वैसे उसमें डेजिग्नेटेड कोर्ट्स है, तो मेरे ख्याल से अगर उसमें एडिशनल जजेस होंगे तो इसमें फास्ट ट्रैक होगा और न्याय मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इस पे एक पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, जिसपे हम एज अ नेशन, हमको इस पे, और मी टू मूवमेंट किसी ने कहा कि वो हाईजैक ना हो, इसका भी मुझे बहुत ही चिंता है कि वो हाईजैक क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट जो होता है, कहीं भी कोई क्राइम होता है, उसका पनिशमेंट होना ही चाहिए। आप सोशल मीडिया पे जहां पे किसी को फेम करे या डिफेम करे, उसका वो हेतु नहीं है। अगर जो सेक्सुअल प्रेडेटर है और अगर साबित हुआ कि उसने क्राइम किया है महिलाओं पे, बच्चों पर, तो उसको सजा होनी ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है। हमको उनको एनेबल करना चाहिए। इसलिए मी टू मूवमेंट जो है उसको अपने आप को रेगुलेट करना पड़ेगा, उसको आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ताकि वो एक बराबर रूट पे चले और कहीं इधर उधर डाइवर्ट ना हो जाए उनका। That is why, और हाईजैक ना हो जाए। जी, ये चिंता आपको भी है कि ये मूवमेंट हाईजैक ना हो जाए। मैं एक दूसरे और अदालत के जी नीरजा जी संजू जी, मैं एक सेकंड आपके पास आऊं, उससे पहले नीरजा जी कुछ कहना चाह रही हैं। नीरजा जी, छोटी टिप्पणी कीजिएगा। हाँ, बहुत छोटे में मैं ये कहना चाहूंगी कि आप किसी ने कानून में विश्वास की बात की, और कानून में मामला जाएगा, क्योंकि ड्यू प्रोसेस तो होगा ही होगा। मेरी एक अपील है, अगर ये हो सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आपके चैनल के माध्यम द्वारा, क्या ये किस्सा, ये टेस्टिमनीज एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बन सकती? क्योंकि इश्यू पब्लिक इंटरेस्ट का इतना गहरा है, ये इतना सीरियस है ये, तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निसेंस नहीं ले सकते और इसको देखें और जल्दी से इसका मतलब इसको फाइनली
अपने उस पर लाएं। जी, तो आपने अपील की कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो इस पर एक्शन ले। मैं रंजना जी आपके पास आऊं, इससे पहले संजू वर्मा काफी देर से बोलना चाह रही हैं। संजू जी, आप अपनी बात कहें, उसके बाद मैं रंजना जी से इसी मामले पे जुड़ा एक सवाल पूछना चाहता हूं। आलोक जी, नीरजा जी ने कुछ बहुत अच्छे सुझाव दिए। मुझे भी लगता है कि मी टू मूवमेंट को सीरियसली लेना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और सुओ मोटो कॉग्निजेंस, ये सब बातें अपनी जगह बहुत अहमियत रखती हैं। मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है आलोक जी, ये मी टू को ही टू मूवमेंट नहीं बन जाना चाहिए। प्लीज याद रखिए कि कुछ ही महीने पहले हमारे मुंबई में जायरा वसीम ने एक विकास सचदेवा करके पुरुष है, उन पर ये लांछन लगाई कि प्लेन में उन्होंने उनके साथ मॉलेस्टेशन करने की कोशिश की। मुंबई पुलिस ने तुरंत विकास सचदेवा को गिरफ्तार किया। कुछ महीने बाद ज़हरा वसीम कहती है, नो ही डिड नॉट डू एनीथिंग, आई वाज अंडरगोइंग अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन एंड हेंस इन माई डिप्रेस्ड स्टेट आई मेड दोज एलिगेशंस। तो मैं ये कहना चाहूंगी, लेट द मी टू मूवमेंट नॉट टर्न इनटू अ ही टू मूवमेंट। बिल्कुल ठीक है आप और ये बहुत अच्छा सुझाव है कि ये मी टू मूवमेंट को ही टू मूवमेंट बनने से बचाना चाहिए। मैं रंजना जी के पास आना चाहता हूं क्योंकि समय कम बचा है अब। रंजना जी, एक सवाल है, ये अभी मेनका गांधी जी ने एक बयान उनकी तरफ से आया है कि उनकी मिनिस्ट्री इस मसले पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले रही है। इन सारी रिपोर्ट्स को वो एक जगह कंपाइल करेंगे और उन पर जांच करेंगे। दूसरा सुझाव अभी नीरजा जी ने दिया और सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर चुका है पहले कई मामलों में। आपको लगता है कि ये रास्ता कारगर होगा? और ये डर तो है कि ये मी टू मूवमेंट ही टू मूवमेंट न बन जाए। देखिए, मैं इस सब सिमेंटिक्स में नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि एक बहुत ये जो मसला है वो औरतों की ज़िंदगी और पूरे देश भर की औरतों की ज़िंदगी, दुनिया की औरतों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और इसमें कोई नॉन सीरियस बात करने की ज़रूरत नहीं। मी टू, ही टू, शी टू, डी टू ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सिर्फ औरतों का काम की जगह पर अनुभव और उस अनुभव में उनका जो शोषण होता है, शोषण, आप जैसे उन्हीं को बोल लेने दीजिए। नहीं रंजना जी, आप बात खत्म कर दें, समय बिल्कुल नहीं है, एक 20 सेकेंड। देखिए आलोक जी, व्यक्तिगत आक्षेप सुनने की मैं आदी नहीं हूँ, फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट इसमें सुओ मोटो एक्शन ले सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग इन महिलाओं के बिहाफ पर जा सकता है। वैसे भी डिफेमेशन का जब केस फाइल होता है तो इन सभी महिलाओं को जाकर के या एक महिला को जाकर के वहां पर सारी बात को कहना ही पड़ेगा और सारे तथ्य सामने आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आखिर जब इनके खिलाफ डिफेमेशन हुआ है तो निश्चित तौर पर जाएंगी अपने आप को। जी, तो अब किस्सा क्योंकि अदालत में पहुंच गया है तो ये बिल्कुल लाजमी है कि वहां जब जिरह होगी, वाद प्रतिवाद होगा, तो जो सच है वो सामने आएगा। तो दोनों पक्षों को चाहिए कि वो अपने अपने सबूत जुटाएं, अपने अपने गवाह जुटाएं और तैयारी करें। अब जो सवाल हमने आपसे पूछा दर्शकों से, क्या मी टू मुहिम के नाम पर अब राजनीति हो रही है? 83% लोगों ने जवाब दिया है। जिन लोगों ने जवाब दिया उनमें से 83% का कहना है कि हाँ राजनीति हो रही है। सिर्फ 17% जवाब ऐसे आए हैं जिनका कहना है कि राजनीति नहीं हो रही है। दुष्यंत कुमार की 4 लाइनें जो इस मसले पर एकदम मौजू बैठती हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आवाज अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।